मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में चुनाव के बाद वोट चोरी का मामला और भी ज्यादा गर्माता चला जा रहा है और इसको लेकर अब विपक्षी गठबंधन एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब से इसकी शुरुआत हो गई है और कई तरीके से यानी एक मल्टी डायमेंशनल आंदोलन का खाका बन रहा है। इसको लेकर एक बड़ी बैठक कांग्रेस पार्टी की भी हो गई है और इंडिया गठबंधन भी एक बड़ी बैठक करने वाला है, जिसमें इस वोट चोरी को लेकर कई खुलासे भी होने हैं और इसको लेकर किस तरीके से सड़कों पर आंदोलन होना है। इधर 1 दिसंबर से संसद का शीत सत्र भी शुरू हो रहा है। बहुत ही संक्षिप्त सत्र है, लेकिन इस सत्र में भी वोट चोरी का मुद्दा गरमाने की पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से बिहार में तमाम धांधलियों की शिकायतें आ रही हैं और चुनाव से पहले ही एसआईआर को लेकर सवाल उठ रहे थे और जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल बिल्कुल नतीजों को तब्दील करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद से ये मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आ रहे हैं कि एक बराबर वोट पाने वाले कई उम्मीदवार हैं और वो भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। किस तरीके से उनको इतने एक बराबर वोट कैसे मिल जाते हैं? लाख 1.5 लाख वोट अगर किसी को मिल रहा है और वो बिल्कुल बराबर वोट मिल रहा हो, ये कैसे संभव हो सकता है? इस तरह के बहुत सारे तथ्य निकाले जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। और उधर राहुल गांधी एक और बड़े खुलासे की तैयारी में है इस वोट चोरी को लेकर। तो कुल मिलाकर संसद से लेकर सड़क तक वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन तैयार होता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये इसको लेकर तमाम जगहों पर इसको जो बिहार में चुनाव नतीजे आए हैं उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एसआईआर के जरिए और चुनावी प्रक्रिया में जो धांधली की शिकायतें हैं उनके जरिए ये अगर जो तमाम योजनाओं के जरिए अगर चुनाव में जीत हासिल होनी थी तो फिर ये धांधली क्यों की गई है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि केवल एसआईआर और वोटर लिस्ट में ही धांधली नहीं की गई, बल्कि पूरा एक प्लेइंग फील्ड तैयार की गई भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए बिहार चुनाव में। और ये बिल्कुल वही पैटर्न था जो महाराष्ट्र में देखा गया कि कैसे योजनाएं शुरू की जाती हैं। यानी जो वोट चोरी जो वोटर लिस्ट के माध्यम से चुनाव को बीजेपी के फेवर में करने की तैयारी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए योजनाओं का भी एक खाका तैयार कर दिया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर विपक्ष मंथन कर रहा है और एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। अमलेंदु जी, बहुत सारी चीजें हैं और इसको लेकर जो पंजाब से जो शुरुआत हुई है, 27 लाख हस्ताक्षर आ रहे हैं पूरे देश से इस तरह के हस्ताक्षर आने की। और इधर एक जो कुछ प्रबुद्ध लोग आए थे राहुल गांधी की आलोचना में, उसके बाद बड़ी संख्या में प्रबुद्ध लोग चुनाव आयोग की आलोचना में भी सामने आ रहे हैं। ये दिखाई पड़ रहा है कि एक बड़ा आंदोलन जमीन पर तैयार हो रहा है। हाँ, एक बड़ा आंदोलन जमीन पर तैयार हो रहा है समीर जी। और आंदोलन के साथ साथ अब कानूनी उपाय भी इसके लिए और देखे जाएंगे। चर्चा ये चल रही है कि बिहार चुनाव में जो मशीनें इस्तेमाल की गई उनकी फॉरेंसिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, कहा जाएगा इनकी फॉरेंसिक जांच कराओ, क्योंकि मशीनों में भी जबरदस्त तरीके से हेराफेरी हुई है। जिस तरीके के वीडियो सब जारी हुए चुनाव के दौरान कि किस तरीके से ट्रक घुस रहा है, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए, जहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वहां कैमरे बंद कर दिए गए, और उसके बाद ट्रक वहां घुस रहा है, पिकअप वैन घुस रही है। तो ये जिस तरीके की आए तो इसको लेकर शंकाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और ये जो 10,000 रुपया देना या सब जीविका दीदी, इस तरीके की सब योजनाएं जो ये सब कवर अप थी। चुनाव इनके जरिए नहीं जीता गया। ये चुनाव में जो हेरा फेरी की गई है उसको ढकने का एक कवर जो था ये तैयार किया गया कि ये बताया है सब इनके जरिए जो है वो चुनाव जीता गया है। और जीविका दीदियों ने बड़ा काम कर दिया है कि महिलाओं ने वोट दे दिए हैं। महिलाओं ने वोट दे दिए, फिर युवाओं ने क्यों दे दिए? फिर हाँ, ये भी तो सवाल। वो तो रोज पिट रहे थे पटना में, हम लोग यहाँ खबर दे रहे थे, रोज पिट रहे थे, परीक्षा में धांधली और तमाम की रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, और यहाँ तक कि नौकरियों का कोई वादा भी नहीं घोषणा पत्र में किया गया। तो ये MOI समीकरण जो महिला और यूथ का समीकरण बना रहे हैं वो आया कहाँ से, कैसे आ गया? हाँ, वो कहाँ से आया? तो इसीलिए इसमें सवाल उठ रहे हैं कि ये साधारण चोरी नहीं है, ये बड़ी वोट डकैती है और इसके लिए इंतजाम जो है वो हर स्तर पर करने होंगे। जनता को भी आंदोलित करना होगा, जो कानूनी उपाय हैं वो भी करने होंगे। और ये जो फर्जी इंटेलेक्चुअल्स आ गए हैं, इन फर्जी इंटेलेक्चुअल्स की भी कलई खोलनी पड़ेगी कि इनमें से किन किन के क्या क्या अपराध हैं। ये अमलेंदु जी, ये कलई खुलती जा रही है। बहुत सारे जो पूर्व अधिकारी हैं किस तरीके से वो
लाखों की तनख्वाह पेंशन भी पा रहे हैं, लाखों की तनख्वाह पे अभी भी कई जगह हाँ। एडजस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये खैर क्यों आए हुए हैं ये बड़ा सवाल है, लेकिन उनसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि विपक्ष से सवाल पूछने के बजाय आप चुनाव आयोग से क्यों नहीं पूछ रहे हैं। और इतने 272 पुराने अफसर आए अमलेंदु जी, लेकिन एक भी चुनाव आयुक्त या एक्स मुख्य चुनाव आयुक्त उसमें नहीं है, क्योंकि उसको तो सारा कुछ पता है कि क्या हो रहा है। यहाँ तक कि राजीव कुमार भी नहीं है। हाँ जी हाँ। यहाँ तक कि राजीव कुमार भी नहीं है। राजीव कुमार ही कम से कम आया थे। हाँ, जो इतनी बैटिंग कर रहे थे पद पर रहते हुए, लेकिन पद से हटने के बाद वो भी नहीं उसके पक्ष में आ रहे हैं। बिल्कुल, राजीव कुमार भी बिल्कुल गायब है। राजीव कुमार को मालूम है कि जब ये सारी चीजें खुलेंगी तो फंसेंगे राजीव कुमार भी। जी। तो राजीव कुमार बिल्कुल खामोश लगा गए हैं। ज्ञानेश कुमार ही जो इस समय बातें कर रहे हैं, लेकिन राजीव कुमार एकदम खामोश हो गए हैं। और ये फील्डिंग जो की जा रही है ज्ञानेश कुमार की तरफ से की जा रही है कि बीजेपी की तरफ से की जा रही है, ये तो ये 272 लोग जाने की है किसकी तरफ से फील्डिंग कर रहे हैं जी। लेकिन जिस तरीके से बचाव में उतरे हैं उससे साफ तौर पर हो गया कि ये लोग देश के असली दुश्मन हैं। क्योंकि जब लोकतंत्र के ऊपर हमले हो रहे हैं और एक ऐसी संस्था जिसके ऊपर लोकतंत्र के संचालन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चुनाव ही भाई लोकतंत्र की रीढ़ है ना। बिल्कुल, चुनाव होगा तभी लोकतंत्र, चुनाव नहीं होगा तो कैसे लोकतंत्र। तो उस चुनावी प्रक्रिया में ही अगर धांधलियां हो रही हैं और ये लोग उस धांधली के समर्थन में अगर आके खड़े हो जाएं तो इसका मतलब ये देश के दुश्मन ही समझे जाएंगे। जी बिल्कुल, और यही सवाल उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको चुनाव आयोग के समर्थन में आने के बजाय यहाँ पर विपक्ष की आवाज का साथ देना चाहिए। खैर, बिहार में जिस तरीके से जो नतीजे आए हैं और क्या कुछ हो रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है, लेकर अब लगातार ये चर्चाएं गर्म हैं और विपक्ष इस पर अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। वोट चोरी के तमाम आरोप लग रहे हैं और बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो नए ढंग के हैं। अमलेंदु जी, बराबर वोट, हैरानी होती है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभा की सीटों पर एक बराबर वोट पाने वाले 10-12 लोग, 8 लोग कैसे निकल जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 10-12 लोग अगर एक ही बराबर के वोट ले रहे हैं तो ये सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे। और एक ही पार्टी के हैं और जीत भी रहे हैं। हाँ, एक ही पार्टी के जीत भी रहे हैं और मतलब बिल्कुल बराबर, जैसे कि फिक्स किया जाता है कि सब ये सांख्यिकीय आंकड़े फिट कर दिए गए हैं, उसी तरीके से फिट किए गए हैं कि 122 की सीरीज है तो 122 की सीरीज में जीत रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि 20 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता तय करके आए कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को 1,22,000 वोट ही देना है। ये कैसे संभव है? और हारने वाला जो है उसको 1 लाख वोट ही मिलना है। हाँ, मतलब जीतने वाले के 1,22,000 फिक्स कर दो, बाकी सबको अपना बांट दो उसी में। अब ये मतदाता तो नहीं कर सकते इस तरह से। तो ये मतदाता नहीं कर सकता, तो ये इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रोग्रामिंग की जा रही है। जी। तो इसीलिए ईवीएम मशीनों की फोरेंसिक जांच की मांग उठ रही है कि इनकी सबकी फोरेंसिक जांच कराई जाए। ये मांग उठ रही है। अब सुनते हैं क्या कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की नेता हैं, सांसद हैं, और महाराष्ट्र में भी चूंकि ये मामला अभी चल ही रहा है और उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, बहुत सारे तथ्य और प्रमाण आए भी हैं सामने। ये अलग बात है कि चुनाव आयोग उन प्रमाणों को नहीं मान रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में भी वोट चोरी करके सरकार बनी है, ये बार बार विपक्ष वहां पर कह रहा है और बहुत सारे सबूत दे रहा है। तो एक बार सुन लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी बिहार के बारे में क्या कह रही हैं। बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आने चाहिए, लेकिन अब सवाल यह है कि वोट चोरी एसआईआर कर ली गई, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया, अब फोरेंसिक जांच की उसकी मांग की जाएगी। लेकिन अमलेंदु जी, सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक एसआईआर के जरिए मतदाता सूची भी बन गई, चुनाव भी हो गए, सरकार भी बन गई, वो आशंकाएं बिल्कुल सही साबित हो गई जो आशंकाएं जताई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट अभी 28 नवंबर को सुनवाई करेगा, तो अब कितना इन फोरेंसिक जांच की अनुमति देना या फिर ईवीएम मशीनों को लेकर जो सवाल थे, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको क्लीन चिट दे दी, तो फिर ये लोग विपक्ष इसको समझाएंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है समीर जी, और ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के का जो विश्वास है वो डगमगा रहा है, आम जनता का विश्वास डगमगा रहा है, इसको साफ तरीके से समझा जा सकता है। और जो वोट चोरी बिहार में हुई है इसको लेकर अब काफ़ी सवाल जो है वो उठने लगे हैं, लगातार इसमें सवाल उठ रहे हैं और ये मांग अब उठ रही है कि कायदे से अब इसकी जाँच होनी चाहिए, वरना ये पूरे देश में जो है लोकतंत्र को दफना दिया जाएगा चुनाव आयोग के जरिए और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत से। ये आरोप एक तरीके से साफ तौर पर लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने भी बिहार चुनाव को लेकर समीर जी कहा बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। हम लोग उनको भी सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो उनका साफ कहना है कि वोट चोरी की वजह से बिहार में हारे और चुनाव आयोग ने 65 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए। ये साफ तौर पर आरोप है भूपेश बघेल जी। सुनते हैं क्या कहा है, क्या आरोप लगाए हैं भूपेश बघेल ने बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर।
चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है और सरकार बना रहा है, और सरकार लगातार और एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। एसआईआर अचानक करता है और बाद में एसआईआर किस लिए किया गया वो साफ दिखाई पड़ गया कि बिहार में किस तरह से नतीजे आ गए। हाँ बिल्कुल, बिहार में किस तरीके से नतीजे आ गए इसको लेकर साफ तौर पर ये मालूम पड़ा, और विपक्ष का यही आरोप है कि ये बिहार चुनाव जो है ये लूटा गया है, ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये जनादेश नहीं है। और ये जुमला काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, ये जनादेश नहीं, ये ज्ञानादेश है। तो ये खूब अच्छे तरीके से जुमला जो है वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और बिहार में बाहर है, ज्ञानेश कुमार है, ये तो जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उसी दिन शुरू हो गया था। तो सारे जो तर्क अपनाए जा रहे हैं वो तर्क जो है वो एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि क्या बिहार का चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी हुआ? क्या वहाँ रिगिंग हुई? ये बड़े सवाल है और विपक्ष इन्हीं को लेकर सवाल उठा रहा है। और जो सूचनाएं मिल रही है वो ये है कि जो राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने घोषणा की है एक बड़े आंदोलन की, उस आंदोलन के साथ साथ कानूनी उपाय भी जो है अपनाए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इनकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए इन मशीनों की, ये कहा जाएगा। और इसको लेकर देखिए, अब जिस तरह से विपक्ष हमलावर है तो यहाँ कवर फायर देने की भी कैसे कोशिश की जा रही है। 272 ये पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं, कुछ जज हैं, तमाम प्रबुद्ध लोग हैं जो सीधे सीधे एकदम सरकार के और चुनाव आयोग के पक्ष में उतर आए हैं। लेकिन ये कैसे लोग हैं इनका धीरे धीरे खुलासा हो रहा है अमलेंदु जी। एक तो उत्तर प्रदेश के एक्स डीजीपी हैं विक्रम सिंह, बहुत उन बड़े इंटरव्यू देते समय काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत सारे कई बार वो टेलीविज़न चैनलों पर आते हैं, लेकिन अब उनकी कहानी भी सामने आ रही है। एक आईएफएस एक्स आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं, उनकी कहानियाँ आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे लोग हैं जो चुनाव आयोग का पक्ष ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। ये तो अपने आप ही ये बात साबित हो जा रही है। तो एक ट्वीट आया है जिसमें कुछ तस्वीरों के साथ कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि चुनाव आयोग की चोरी को छिपाने के लिए जिन 272 नगीनों ने राहुल गांधी जी को पत्र लिखा, इस थ्रेड में नगीनों के शानदार काम और उनका परिचय आपको बताते हैं। उनमें से जो इस आईएफएस ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं, ये योगेश गुप्ता है। इन्हें चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये ऐसी छिछोरी हरकतें करते रहते हैं। हाँ, ये ऐसी छिछोरी हरकतें करते रहते हैं। और एक उनका जो है वो डाला गया है, मतलब ये हाल ही का है समीर जी, हाँ, कल परसों का ही। हाँ। एक जो है कोई लड़की है, उसने अपना कोई डाला स्टेटस और उस पर लिखा क्या आपको भी 2 जल महल दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल वो मतलब बड़ा वल्गर टाइप का कमेंट उन्होंने किया हुआ है। उसके बाद जो थ्रेड की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, उसमें एक दूसरे सज्जन है, ये है बी राजगोपाल नायडू। ये मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस थे साहब। अपने कार्यकाल में गड़बड़ियों के लिए मशहूर रहे। इन पर ग्वालियर में माइनिंग पट्टेदार को ब्लैकमेल करके उगाही करने का आरोप था। इनका नाम एक अन्य आईएएस अधिकारी सभाजीत यादव के साथ जमीन विवाद में भी था। तो यानी ये वो सारे लोग हैं जिनकी नस कहीं न कहीं दबी हुई है अमलेंदु जी। आदर्श कुमार गोयल हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। 2001 में आईबी रिपोर्ट में ये भ्रष्ट बताए गए थे, लेकिन अटल सरकार में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज बन गए। 2018 में मोदी सरकार ने इस कृपा पात्र को एनजीटी चेयरमैन बना दिया। खट्टर सरकार में बेटा भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल बनकर सेट हो गया। तो जाहिर सी बात है अब ये लोग सब कवर फायर देने के लिए आ रहे हैं। लक्ष्मीपुरी का भी जिक्र कर रहे हैं। हाँ, ये लक्ष्मीपुरी है जो 15 साल यूएन में रही, उससे पहले भारत की राजदूत थी। ये मोदी सरकार में मंत्री हरदीप पुरी जी की पत्नी है। इन्होंने भी चुनाव को बचाने के लिए बीजेपी कोटे से राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी है। इसी तरीके से एक जो है ये इन महानुभावों का नाम संजीव त्रिपाठी है। पहले आईपीएस अधिकारी थे, फिर खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ रहे, आखिर में 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। पुलवामा, पहलगाम, दिल्ली ब्लास्ट के सिक्योरिटी फेलियर पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। अब ये चिट्ठी लिख रहे हैं। ये इस तरीके से इन सबके चिट्ठे जो है आना शुरू हो गए हैं। और समीर जी, जब न्यूज पॉइंट में मैं अपनी बात रख रहा था राजीव जी के साथ, उसी समय मैंने कहा था कि ये जो 272 हैं, इनकी सबकी जन्म कुंडली निकाली जानी चाहिए। किस किसने कहाँ कहाँ क्या क्या भ्रष्टाचार किए हैं, क्या क्या इनके कारनामे रहे हैं, ये कांग्रेस को लेकर आना चाहिए। चूंकि ये सिर्फ राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने का मामला नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र के साथ और इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ है। ये देश के दुश्मन हो गए हैं। यानी एक संवैधानिक
संस्था जो है वो जिस व्यक्ति ने संविधान की जिम्मेदारी ली, संविधान की शपथ खा के जो काम कर रहा है वो संविधान ना काम करके एक पार्टी का जो है एक तरीके से प्रतिनिधि बना हुआ है, उसके ऊपर आरोप है और ये सब उसके बचाव में उतरे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये बचाव में उतरे हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग इसमें चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और उनमें कई पूर्व चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त में है चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर, और उन्हें इस बात की चिंता है कि इतनी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करती जा रही है। और यहाँ जिस तरीके से अब शुरुआत हुई है वोट चोरी के मामलों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला है, पंजाब से शुरुआत हुई, वहाँ 27 लाख हस्ताक्षर इकट्ठा किए गए हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इसको लेकर। चलेगा, पंजाब से उसकी शुरुआत हुई है और पूरे देश में से करीब 5 करोड़ हस्ताक्षर, और उसके विजुअल्स भी सामने आए कैसे वो हस्ताक्षर वो पूरे कागज पर किए गए जिनको इकट्ठा किया गया। यानी चुनाव आयोग के ऊपर, सरकार के ऊपर विपक्ष पूरा दबाव बना रहा है और अपने सवालों के जवाब मांग रहा है कि आखिर इन सवालों के जवाब कौन देगा, लेकिन चुनाव आयोग उन सारे सवालों से बच रहा है। हर तरफ अपना मनमानी कर रहा है कि जहां उसका मन है वहां एसआईआर करा देगा और जहां उसका मन है वहां एसआर कराएगा, यानी स्पेशल रिवीजन। असम में उसको लगता है कि यहां ज़रूरत नहीं है, और ये ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वहां उसको लगता है कि जो आरोप है कि बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए केवल एसआईआर चाहिए और बाकी जगहों पे लगता है कि वहाँ एसआईआर होना है। तो ये बड़ा मनमाना तरीका है कि आखिर ये वो अपने से ही कैसे तय कर रहा है और किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं, राजनीतिक दलों से कोई कंसल्टेशन नहीं कर रहा है, कोई कंसल्टेशन नहीं है। और जो असम में जो किया जा रहा है समीर जी, वहाँ एसआईआर नहीं, वहाँ एसआर हो रहा है। हाँ जी, स्पेशल रिवीजन, और ये स्पेशल रिवीजन ही अब तक होता था, एसआईआर नहीं होता था, और एसआईआर कराने का अधिकार है भी नहीं चुनाव आयोग को, लेकिन पूरे देश भर में कराया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला इस पर लंबित है। आज भी केरल सरकार की जो याचिका है उस पर सुनवाई होनी है एसआईआर पर। अब वो देखते हैं होती है कि नहीं होती है, चूंकि जस्टिस गवई जो है सीजीआई, उन्होंने कहा था कि इसको शुक्रवार के लिए इसको लिस्ट कीजिए, तो आज उनका शायद आखिरी दिन भी होगा काम करने का, मुझे लगता है, क्योंकि 24 को रिटायर हो रहे हैं, तो अब किस समय सुनवाई होगी ये देखा जाएगा। लेकिन जिस मामले पर ये गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में मामला कि आपको ये अधिकार नहीं है और आप वही करा रहे हैं, लेकिन असम में जो गड़बड़ की है वो असम में गड़बड़ी ये है कि वहाँ 1 जनवरी तक आप चाहें तो अपना नाम जुड़वा सकते हैं, और वहाँ कोई बाध्यता नहीं है कि 2003 की लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए जी। तो ये तो बाकी जगहों में 2003 का बैरियर लगा रखा है, बाकी जगह 2003 का, तो ये बैरियर क्यों मतलब वहाँ हटाया गया है, इसको लेकर असम जो AIUDF है उसके विधायक हैं क्या रफीकुल इस्लाम जी, रफीकुल इस्लाम है, उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं और क्या वहाँ पर जो स्पेशल रिवीजन चुनाव आयोग करा रहा है क्या है मंशा, और क्यों वहाँ पर बाकी राज्यों में SIR हो रहा है, वहाँ SR क्यों करवाया जा रहा है। सुन लेते हैं रफीकुल इस्लाम को क्या कह रहे हैं। तो जी कि क्या कुछ आसाम में करने जा रहा है चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल से भी उस तरह की शिकायतें आ रही हैं, यहाँ केरल से भी, तमिलनाडु से भी, यानी जो पूरा का पूरा इस चुनावी प्रक्रिया को, वोटर मतदाता सूची को, और यहाँ भी आशंका है कि गुजरात से, दिल्ली से, जैसे बिहार में लोग गए वहाँ भी जाएंगे और वोट डालकर चले आएंगे, उनको कोई जानता नहीं होगा। बिल्कुल वही बात कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20-25 हज़ार वोट डाल देंगे। जो जगदानंद सिंह ने, RJD के लीडर, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये दावा किया कि हर विधानसभा में 25,000 वोट पहले से ही डाल दिए गए थे और उसके बाद बाकी गिनती शुरू हो रही है। वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं अब आसाम में, ये आरोप है। रफीकुल इस्लाम जो AIUDF के MLA हैं वो कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, AIUDF के MLA हैं रफीकुल इस्लाम, वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जो और यही बात समीर जी आपको याद होगा कि संजय राउत ने भी कहा था कि ये 40 लाख मतदाता जो है ये पहले हरियाणा में थे, हरियाणा से महाराष्ट्र आ गए और महाराष्ट्र से अब जा रहे हैं ये बिहार, और बिहार से जाएंगे बंगाल, बंगाल से आ जाएंगे यूपी। और समीर जी जिस समय हरियाणा के चुनाव की घोषणा की गई थी उस समय बड़े सवाल उठे थे कि भाई हरियाणा के साथ चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है महाराष्ट्र का। वो तो बाद में अब ये समझ में आया कि क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि वो 40 लाख मतदाताओं को हरियाणा में वोट डलवा के फिर महाराष्ट्र लाया जाना था, तो महाराष्ट्र में चुनाव कराया गया। अब महाराष्ट्र से फिर बिहार ले जाया गया, बिहार से फिर बंगाल ले जाया जाएगा और असम ले जाया जाएगा। तो अब हो सकता है कि ये बंगाल के और असम के भी चुनाव साथ न कराए जाए, ये भी हो सकता है बिल्कुल कि बंगाल और असम के चुनाव साथ साथ ना हो, बाद में हो, फिर ताकि फिर जो इस तरीके से भेजे जा सके जी। तो ये अब आरोप लग रहे हैं, तो ये रफीकुल इस्लाम जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर जो है वो एक तरीके के आरोप
है कि चुनाव आयोग के जरिए क्या क्या गड़बड़ियां कराई जा रही हैं। और इधर यहाँ चुनाव आयोग के पक्ष में अब चाहे चुनाव आयोग खुद लोगों से बयान दिलवा रहा हो, हस्ताक्षर करवा रहा हो या फिर सरकार करवा रही हो, लेकिन तमाम जो पुराने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड जज हैं, उनके जरिए चुनाव आयोग को कवर फायर देने की यानी उसका समर्थन कराने की, उसके पक्ष में आने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन सारे लोगों पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये है कौन लोग, और ये बहुत सारे लोग हैं जो तमाम तरह के विवादों में फंसे हुए हैं और इनको डर है कि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं उनके खिलाफ कोई एक्शन न हो जाए, कहीं ईडी सीबीआई तुरंत पहुंच न जाए, क्योंकि ये सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं किसी न किसी मामले में पहले कहीं ना कहीं इनके ऊपर जांच की तलवार लटकी हुई है और सरकार के कहने पर ये कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर ये लपेटे में आ जाएंगे। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। जिन लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ, जो राहुल गांधी चुनाव आयोग को लेकर एक लगातार हमलावर हैं, उस पर जो इन ब्यूरोक्रेट्स ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है, उसको लेकर क्या कहा है। आने चाहिए सरकार से। हालांकि यही मीडिया के लिए भी कहा जाता है कि जिस मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए वो विपक्ष से सवाल पूछता है और वो सरकार की तरफदारी में लगा रहता है। सरकार जो कह देती है उसका प्रचार प्रसार करने लगता है। लेकिन ये सवाल जो लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उठा रही है, विपक्ष के नेता उठा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति 50 से ज्यादा बार वो ये दावा कर चुके हैं और अब तो वहाँ की एक रिपोर्ट में भी ये बात आ गई और सीधे उसमें ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से सरेंडर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, स्पष्ट तौर पर उसको लेकर कोई बयान नहीं आ रहा है। और ये जो उसमें विदेश सेवा में, वही कह रहे हैं भूपेश बघेल कि जो विदेश सेवा के लोग हैं उनको इन सारी चीज़ों पर बोलना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए कि कैसे ट्रंप कह रहा है, और वो सवाल पूछने वालों पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सवाल पूछने वालों पे ही सवाल उठा रहे हैं और इस पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं जो ट्रंप ने कहा है। ये जो आई है अभी 800 पन्ने की अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट, उसमें किस तरीके से भारत के खिलाफ विश्व भवन किया गया है, हाँ। उस पर मोदी जी खामोश है। और पाकिस्तान को कैसे फेवर करते हुए, पाकिस्तान को फेवर करते हुए बताया गया पाकिस्तान बहुत तगड़ी ताकत है, ये बताया गया है। जी हाँ, और यह बताया गया मोदी जी कितने कमजोर हैं। तो अब इस पे एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है जी। सांप सूंघ गया है सारे बीजेपी समर्थकों को, बीजेपी को। और प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि कहीं दुनिया में किसी भी जगह डोनाल्ड ट्रंप से आमना सामना ना हो, अपने प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। हाँ, अब जोहान्सबर्ग जा रहे हैं क्योंकि अब ट्रंप वहां नहीं जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए वहां हुआ अचानक से ट्रंप पहुंच गए तब क्या होगा ये भी है जी। कनाडा गए थे तो तब पहुंचे, जब ट्रंप चले गए मालूम पड़ गया ट्रंप निकल गए तो पहुंच गए जी। तो ये आमने सामना नहीं हो रहा है। इसको लेकर जयराम रमेश ने सवाल भी उठाए थे, लेकिन अजय कुमार लल्लू जो यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं जी, और इस समय कांग्रेस के उड़ीसा के प्रभारी हैं, उन्होंने भी ट्रंप की बातों को लेकर और सरकार की खामोशी और मोदी जी की खामोशी को लेकर बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। जी, तो सुन लेते हैं अजय कुमार लल्लू क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है। ज़्यादा बार ये कह चुके हैं और अब तो अमेरिकी वहाँ की एक रिपोर्ट में भी इस बात के लिए कहा गया है, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं और न ही इस पर सवाल पूछा जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग की आलोचना कैसे हो रही है। सामने दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। ये एक्स ब्यूरोक्रेट्स बता रहे हैं, लेकिन ये एक्स ब्यूरोक्रेट्स क्यों बता रहे हैं उसके लिए अब लगातार अब खुलासे हो रहे हैं और सारे जो आप कह रहे थे कि 272 लोगों की सबकी कुंडली अब निकलने वाली है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने अभी थोड़ी देर पहले एक और ट्वीट किया है, वो देखना भी बड़ा दिलचस्प है और लिखा है उसमें तस्वीरों के साथ ये कौन कौन लोग हैं। ये सभी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो अब ये एक्स ब्यूरोक्रेट, एक्स जज नहीं रह गए, अब ये बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए हैं, नेता भी नहीं कहे जाएंगे ये, कि अब ये बीजेपी के प्रतिष्ठित सदस्य इलेक्शन कमीशन की चोरी बचाने के लिए राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। कौन कौन है उनका नाम दिया गया है। न्यायमूर्ति PN रविंद्रन, संजीव त्रिपाठी पूर्व रॉ प्रमुख, अय्यर कृष्ण राव पूर्व मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश, भास्वती मुखर्जी पूर्व राजदूत, TP सेन कुमार पूर्व DGP केरल, निर्मल कौर पूर्व DGP झारखंड, BH अनिल कुमार पूर्व मुख्य सचिव कर्नाटक, भास्कर राव पूर्व अतिरिक्त DGP कर्नाटक, लेफ्टिनेंट जनरल DP वत्स, मेजर जनरल PC खरबंदा। ये इतने लोगों को दिया, ये लोग बाकायदा बीजेपी के लोग हैं और ये लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को या किसी को भी चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाना है। क्यों नहीं उठाना है। चुनाव आयोग कुछ भी करता रहेगा, पूरा विपक्ष आंख मूंद कर उसको देखता रहेगा, सवाल उस पर क्यों नहीं उठेगा। इसके अलावा
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुप्रिया सुले ने, एनसीपी की नेता हैं, और उन्होंने भी क्या कुछ कहा है कि जो चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल यूं ही नहीं उठाए जा रहे हैं, उनके पीछे आधार है, तमाम तथ्य हैं, दस्तावेज हैं, प्रमाण है, और उनका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा। चुनाव आयोग तो एक हठधर्मिता क्या बिल्कुल तानाशाही पे उतर आया है। हाँ बिल्कुल, एकदम तानाशाही पे उतर आया, और हम लोग सुनेंगे भी कि सुप्रिया सुले जो है वो क्या कह रही है। आज मुंबई में थी वो, हाँ। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है वहाँ बहुत अपनी बातें रखी है। जो इन 272 जो है बीजेपी के सदस्य, इनके ऊपर भी उन्होंने अपनी बात रखी है, और उनका कहना है कि भाई एक जो स्वस्थ डेमोक्रेसी होती है, स्वस्थ लोकतंत्र होता है, उसमें हर किसी को पत्र लिखने का अधिकार है। 5 साल पहले मोदी सरकार के खिलाफ भी ऐसा ही पत्र लिखा गया था, पहले ही उनके खिलाफ था, भी उनके फेवर में है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसी चीज होती है, मैंने पहले भी कहा है कि डेमोक्रेसी में अगर कोई बोलना चाहता है तो सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। तो सुन लेते हैं सुप्रिया सुले ने क्या कहा है। और जो ये पत्र लिखे जा रहे हैं, तो पत्र लिखने का किसी को भी अधिकार है, लेकिन आप उस पत्र की आपकी मंशा क्या है, आप क्यों लिख रहे हैं, ये चीजें भी बड़ी महत्वपूर्ण है, और आप जो लिख रहे हैं वो कितना जस्टिफाइड है। आप भाई चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाएगा आदमी, सरकार पर सवाल नहीं उठाएगा, सरकार से नहीं पूछेगा, तो फिर सरकार से सवाल पूछेगा कौन। और क्या चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है उसको ये करने की खुली छूट दे देनी चाहिए कि हर जगह जहां वो चाहेगा, जिस तरीके से चाहेगा, वो सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारें बनवाता रहेगा। तो सुनते हैं सुप्रिया सुले को क्या कह रही हैं। शिकायत कर रहा है और चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। वही कह रही है सुप्रिया सुले की जितनी बार हो गई है उतनी बार कोई नहीं गया होगा। लगातार विपक्ष के नेता वहां जाते हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं, कई बार तो मिलने का समय नहीं दिया जाता कई कई दिनों तक। इस तरह की जो कार्यशैली है ये चुनाव आयोग की है। ऐसे में और चुनाव आयोग कर क्या रहा है वो सबके सामने है, और क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है तो वो भी उसको बताना चाहिए। ऐसे उस पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन यहाँ जो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं, पूर्व जज हैं, उनसे पत्र लिखवाया जा रहा है दबाव डालकर, क्योंकि ये दबाव ही है, अन्यथा इन सारे लोगों की कहीं न कहीं नकेल कसी हुई है। क्योंकि ये जो कुछ भी ये लिख रहे हैं वो अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये बिल्कुल साफ साबित है। सूर्य प्रताप सिंह का 2-3 दिन पहले हम लोगों ने जिक्र किया था, वो भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और बीजेपी के पिछले कुछ समय से काफी समर्थक माने जाते हैं। लेकिन किस तरह से उन्होंने एसआईआर को लेकर और चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे सवाल उठाए हैं, और जबकि वो मोदी जी के काफी समय से भक्त हैं। जी हाँ, मोदी और योगी दोनों के भक्त हैं वो। उसके बावजूद उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए कि किस तरीके से किया जा रहा है। और बड़ा सा कठिन सवाल है समीर जी, आप 2003 की एसआईआर के लिए 22 साल पहले की, आप बताइए कि आपको याद है कि आपने किस मतदान केंद्र पे डाला था आपने अपना वोट, और उसकी क्या भाग संख्या थी और क्या क्रमांक संख्या था, आपको याद है? और आप वोटर लिस्ट में ढूंढते रहिए, वोटर लिस्ट में आपको नाम से ढूंढने को नहीं मिलेगा जी। आपको अगर याद है कि क्या भाग क्रमांक था और क्या था, तो पूरी की पूरी वोटर लिस्ट आपको उसकी बूथ की आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, और तब जाकर आप उसमें देखिए जी। तो ये है। अच्छा, और चलिए ठीक है, हमारे पास तो इंटरनेट है, हम कर लेते हैं। लेकिन गांव में जिसके पास मोबाइल नहीं है, ये वाला स्मार्टफोन, वो कहाँ से डाउनलोड करेगा? बिल्कुल, वो कैसे करेगा? जो पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, वो किस तरीके से करेगा? यानी आपने एक मजबूरी पैदा कर दी कि वो जाएगा दूसरों से करवाएगा, 100-200 रुपए उससे लिए जाएंगे, वो देगा मजबूरी में देगा। तो ये जो है, अब मोदी जी ने कहा था कि रील जो है बनाते हैं, बड़ा एक कारोबार बन गया है, तो इस पे कारोबार भी बन गया, रील भी खूब बन रहे हैं एसआईआर पे जी। तो ये सामने आ रहा है। लेकिन समीर जी, इस बीच इधर तो वोट चोरी पे बवाल बढ़ रहा है। मोदी जी ने बिहार का चुनाव जीता है और विदेश उड़ लिए। हाँ जी हाँ, 3 दिन की यात्रा पर विदेश। बिल्कुल, यहाँ बिहार में उन्होंने खूब गमछा लहराया है। और अब दक्षिण अफ्रीका चले गए हैं वहाँ G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने। लेकिन उनके इस यात्रा को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से सामना ना हो, जो अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। और क्यों रख रहे हैं उसको लेकर जयराम रमेश ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। देखते हैं उसको क्या लिखा है उन्होंने, कि प्रधानमंत्री आज और कल दक्षिण अफ्रीका में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे इस यात्रा पूरी सहजता के साथ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका इस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर रहे हैं। याद कीजिए, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर में होने वाले भारत आसियान सम्मेलन में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वहां उनका आमना सामना राष्ट्रपति ट्रंप से होना था। ये बेहद असाधारण है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका दक्षिण अफ्रीका की G20 थीम एकजुटता, समानता और सतत विकास का विरोध करता है, क्योंकि उनका मानना है कि यह अमेरिका विरोधी है
वही मार्को रूबियो जिन्होंने 10 मई को शाम 5:37 पर दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का ऐलान किया था। G20 की अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है। भारत ने यह अध्यक्षता नवंबर 2023 में इंडोनेशिया से ली थी और नवंबर 2024 में ब्राज़ील को सौंप दी थी। अब दक्षिण अफ्रीका को यह अध्यक्षता अमेरिका को सौंपनी है, जो इस बार शिखर सम्मेलन में मौजूद ही नहीं है। अगला G20 शिखर सम्मेलन 1 साल बाद अमेरिका में होगा। तब तक शायद अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड या डील हो जाएगा। लेकिन जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 7 महीनों में 61 बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोका था, कल्पना कीजिए कि आने वाले 12 महीनों में वे यह दावा कितनी बार और दोहराएंगे। क्या मेरे अच्छे मित्र वाली झप्पी कूटनीति फिर लौटेगी, या सिर्फ हाथ मिलाना होगा, या फिर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका न जाने का रास्ता चुनते हैं? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहुत गंभीर टिप्पणी है अमलेंदु जी की अमेरिका के राष्ट्रपति से सामना ना हो इस कोशिश में लगे हैं। उन जगहों पर जा ही नहीं रहे हैं जहां ट्रंप आ रहे हैं, केवल वही जगहों पर जा रहे हैं जहां ट्रंप नहीं आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और इसका जवाब कुछ नहीं है। हाँ, इसका जवाब कुछ नहीं है और ट्रंप से आमना सामना ना हो पाए जी। अब जयराम रमेश का तो साफ तौर पर यही कहना है कि इसीलिए बच रहे हैं। और ये देखने में भी आ रहा है कि ट्रंप से आमना सामना ना हो पाए। कर्नाटक जो थे वो कनाडा तक पहुंचे जब ट्रंप निकल लिए वहां से जी, और आसियान के शिखर सम्मेलन में नहीं गए चूंकि ट्रंप वहां थे। अब इसमें G20 में ट्रंप नहीं जा रहे हैं तो अब यहाँ चले गए हैं मोदी जी। अब मान लीजिए अचानक से पहुंच जाए ट्रंप भी, बन जाए उनका कार्यक्रम कि चलो हम भी आ रहे हैं, तो ये क्या अचानक चल देंगे वहां से? हालांकि यहाँ जो बहिष्कार कर रखा है तो बहुत मुश्किल है कि पहुंचे वहां पर। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अगर पहुंच ही गए तो क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? बहिष्कार मान लीजिए खत्म कर दिया, ठीक है, बहिष्कार नहीं करते जी, जा रहे हैं तो पहुंच जाएंगे। मालूपड़ा अभी मोदी जी उड़े हैं और इधर ट्रंप भी उड़ ले, तो रास्ते में से जहाज तो लौटेगा नहीं, तो आमना सामना हो जाएगा। तो ये मतलब जिस तरीके से सब चीज़ें चल रही है, तो भारत की विदेश नीति और जो आखिर में लिखा है जयराम रमेश ने कि क्या मेरे अच्छे मित्र वाली झप्पी कूटनीति, तो ये झप्पी की कूटनीति तो चलती रहती है। मतलब गले पड़ना जो है, हमारे प्रधानमंत्री जो किसी के भी गले पड़ जाते हैं जाकर के जी, तो ये कि अब जाके ट्रंप के गले पड़ गए थे और ट्रंप इनके गले पड़े हैं, कौन किसके गले पड़ता है वो तो ये जाने वो जाने। लेकिन ये कूटनीति तो नहीं होती है बिल्कुल। तो आपके किसी के गले पड़ने से, कोई आपके गले पड़ गया, उससे दो राष्ट्रों के संबंध कैसे ठीक हो जाएंगे भाई? बिल्कुल सही बात है। भाई आपके तो नवाज शरीफ से भी बहुत अच्छे संबंध थे, अभी भी होंगे, खराब थोड़ी हुए होंगे, लेकिन उनके भाई शहबाज शरीफ वहाँ प्रधानमंत्री हैं जी, लेकिन कर दिया यहाँ हमला, उसने आतंकवादी हमला करा दिया। तो आपके संबंध व्यक्तिगत किसी से कुछ भी हो, सवाल ये कि देश के साथ संबंध उस देश के कैसे हैं, और वो आपकी झप्पी की राजनीति से नहीं बदलते जी। बिल्कुल। और अब इधर इस राहुल गांधी के उस फैसले का भी जिक्र कर ले अमलेंदु जी, क्योंकि वो आज के समय में बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। और क्या है वो? ये है कि उन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू के जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने बहुत कुछ, प्रधानमंत्री तो थे ही, बहुत बड़े वो लेखक भी थे, विद्वान भी थे और विचारक थे। उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है और उन सब चीज़ों को एक जगह, मतलब उसको आर्काइव किया गया है, एक जगह संरक्षित रखने की एक कोशिश की गई है। उसको लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है। हाँ, उसे लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने इस ट्वीट में लिखा है कि नेहरू की लिखी बातें सिर्फ इतिहास नहीं है, वे भारत की बदलती सोच का रिकॉर्ड है। जो कोई भी हमारे देश की डेमोक्रेटिक यात्रा, उसकी हिम्मत, उसके शक, उसके सपने को समझना चाहता है, उसके लिए उनके शब्द एक ताकतवर रास्ता दिखाते हैं। मुझे खुशी है कि ये विरासत अब सबके लिए खुली, खोजने लायक और मुफ्त है। इसे और बढ़ाया जाएगा, नई आर्काइव में जाएं। और आपको याद होगा समीर जी कि राहुल गांधी से कहा जा रहा था कि जो पंडित नेहरू की चीजें हैं वो आप लौटा दीजिए ताकि उनको जलाया जा सके। जी हाँ, मतलब ये कहानी है, लेकिन जो हाँ कि इतिहास को खत्म किया जा सके, क्योंकि बार बार कोशिश होती है लेकिन हो नहीं पाती है। दुनिया में कहीं न कहीं कोई न कोई आकर उसको उसके बारे में, नेहरू और गांधी के बारे में तो बात करता ही। अब गए हैं G20 में, वहां भी कोई ना कोई नेहरू और गांधी को याद कर ही देगा जी, क्योंकि ऐसी प्रधानमंत्री की कोई यात्रा नहीं रही कि जहां प्रधानमंत्री गए हों और किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने या किसी और राजनेता ने वहां प्रधानमंत्री के सामने नेहरू और गांधी को याद ना किया हो जी। हालांकि उनके जो माय डियर फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो फादर ऑफ नेशन मोदी जी को बता दिया था, लेकिन अब जिन्होंने बताया था फादर ऑफ नेशन, उनसे मोदी जी अब गले पड़ने जा ही नहीं रहे, आमना सामना ना हो पाए। तो ये जो है, तो जब तो विदेश नीति को लेकर सवाल है। और इधर जिस तरीके से पंडित नेहरू के ऊपर ये आया है, तो एक तो इसके जरिए
जो दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी और उसका जो आईटी सेल है वो करता है, तो उस पर थोड़ी सी लगाम लगेगी। और इसके लिए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने फिर से पंडित नेहरू को प्रासंगिक कर दिया है कि अगर ये इतनी गालियां पंडित नेहरू को ना देते तो लोग खोज खोज को पंडित नेहरू को पढ़ते भी बिल्कुल पंडित नेहरू ने क्या लिखा। हाँ बिल्कुल, उनकी जो तमाम राइटिंग्स हैं, कुछ एक किताबें हैं, वो तो बड़ी मशहूर हैं, उनको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनके बहुत सारे लेख हैं, बहुत सारे उनके भाषण हैं, उन सब चीज़ों पर लोगों की निगाह न जाती। लेकिन यहाँ बार बार तमाम सवाल और फर्जी चीज़ों को क्लिप काट कर या फिर कुछ एक दो लाइन की चीज़ें उठाकर उसको एक जिसको कहते हैं कि मिसलीडिंग तरीके से नेहरू की बातों को कैसे प्रचारित प्रसारित किया गया, उसकी वजह से फिर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। और उसके लिए एक बड़ा कहिए कि एक प्रयास है जिसमें अब उनकी चीज़ों को सहेज कर रखने की शुरुआत की है, कोशिश की है खुद कांग्रेस पार्टी ने, जिसकी सूचना राहुल गांधी ने दी है। क्योंकि जो नेहरू का किस तरीके से अमलेंदु जी जो नेहरू लाइब्रेरी थी उसका नाम बदल दिया गया है, ये पूरी कोशिश तो लगातार की ही जा रही है। लेकिन यही कहा जाता है कि आप इतिहास को कितना भी कोशिश करिए कि उसको मिस इंटरप्रिटेशन उसका करिए, लेकिन आप इतिहास को मिटा नहीं सकते। हाँ, इतिहास को मिटा नहीं सकते हैं, बिल्कुल समीर जी, इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। और इतिहास को मिटाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इतिहास जो है वो मोदी जी नहीं लिखते हैं, अमित शाह जी लिखते हैं। इतिहास जो है वो इतिहासकार लिखते हैं और समय लिखता है। तो आप समय से ज़्यादा बड़े बलवान नहीं हैं, और अगर आप खुद को समय से ज़्यादा बलवान समझने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप किसी दिन ऐसे धड़ाम से गिरेंगे कि पता भी आपको खुद नहीं चलेगा कि ज़मीन आपकी खिसक जाएगी। लेकिन आज जो है समीर जी, आज विश्व मछुआरा दिवस है, वर्ल्ड फिशरीज डेज जी। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी अभी जब बिहार चुनाव था तो वहाँ गए थे सैनिक के साथ, और एक तालाब हुआ था, तालाब में वो कूद गए थे और वहाँ तालाब में उन्होंने मछली भी पकड़ी और तैरे भी थे उस तालाब में जी। राहुल गांधी ने भी थोड़ी देर पहले उस वर्ल्ड फिशरीज डेज पर एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी हम लोग दिखा सकते हैं, और वो अंग्रेजी में है हालांकि, लेकिन आप हिंदी में बता सकते हैं कि राहुल गांधी ने इस वर्ल्ड फिशरीज डेज पर लिखा क्या है। और कई अपनी वो तस्वीरों को भी उन्होंने पोस्ट किया है, तो देखते हैं क्या उस ट्वीट में लिखा है। उन्होंने लिखा ये है कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई तस्वीरें हैं जिनमें वो तस्वीर भी है जो वहां पर उन्होंने बिहार है, और जो समुद्र में कूदे थे वहां समुद्र में, जी हाँ, वो भी तस्वीर है। तो और मछुआरों के साथ उनकी तस्वीर है कि वर्ल्ड फिशरीज डे पर मेरा दिल पूरे भारत में हमारे मछली पकड़ने वाले समुदायों के साथ है। हमारे समुद्रों के बड़े किनारों से लेकर हमारी ज़मीन से बहने वाली नदियों, झीलों और बैक वाटर्स तक आप हमारी थालियां भरते हैं और हमारी इकॉनमी को चलाते हैं। आप हमारे पानी के रखवाले हैं, सदियों पुरानी समझदारी के रखवाले हैं, और भारत के कल्चरल ताने बाने का एक अटूट हिस्सा है। आज और हर दिन मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आइए हम बेहतर सुरक्षा, सही दाम, मॉडर्न सुविधाएं, साफ और हेल्दी नदियाँ और समुद्र, आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और वह सम्मान और इज्जत पक्का करें जिसके आप सच में हकदार हैं। तो ये वर्ल्ड फिशरीज डे पर ये उन्होंने मैसेज दिया है, और अपनी तमाम तस्वीरें वो पोस्ट की हैं, समुद्र की और उस तालाब की भी, और मछुआरों के साथ। हाँ बिल्कुल, मछुआरों के साथ उन्होंने वो सारी तस्वीरें पेश की हैं। और जो एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखी है कि भाई आप हमारी थालियां भरते हैं और हमारी इकोनॉमी चलाते हैं। ये ब्लू इकोनॉमी जो समीर जी बहुत बड़ी इकोनॉमी है जी हाँ, है ना। और ये अभी जो तमाम जो ट्रेड पर, व्यापार पर प्रतिबंध लगाए हैं अमेरिका ने, बहुत बड़ा असर उसका पड़ रहा है, खासतौर पर आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी पर, आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी पर, तमिलनाडु की इकोनॉमी पर, और हमारे जो गंगा के किनारे जो क्षेत्र हैं उनकी इकोनॉमी पर, जहाँ राहुल गांधी गए थे बिहार की, उसकी इकोनॉमी पर। क्योंकि गंगा की उससे भी मछलियां पकड़ी जाती हैं, नदियों से भी की जाती हैं, मछली पालन भी होता है। तो ये एक बड़ी इकोनॉमी है, और यहाँ से काफी ज्यादा निर्यात होता है। जी हाँ, लस्सी फूड का यहाँ से काफी ज्यादा निर्यात होता है। तो आज उसी पर नकेल कसने की और उसे हमारे उस व्यापार को तबाह करने की ट्रंप कोशिश कर रहा है, और प्रधानमंत्री खामोशी के साथ जो है इसको देख रहे हैं कि ट्रंप किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है। तो राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात लिखी है। और इसके साथ साथ समीर जी, नदियां जो है, पहले तो जीवन नदियों के किनारे ही होता था, इसीलिए तमाम बड़े शहर जो वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं जी। तो यानी जो एक सांस्कृतिक ताना बाना है और हमारी जो नागरिक सभ्यता है वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई। तो उसको किस तरीके से ये मछुआरा समुदाय जो है बचाए हुए हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसको कोई पूंजीपति का जो है, किसी क्रोनी कैपिटलिस्ट का यार जो है, वो नहीं समझ सकता कि संस्कृति किस तरीके से पुष्पित पल्लवित होती है और किस तरीके से संस्कृति का संरक्षण किया जाता है। राहुल गांधी
गांधी ने इसकी तरफ बहुत मजबूती के साथ ध्यान आकर्षित। जी बिल्कुल, ये उनका जो ट्वीट है वर्ल्ड फिशरीज डे पर, और जो तस्वीरें कि किस तरह से उनके साथ एक सॉलिडेरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं जब भी उन जगहों पर जाते हैं। और अब ये किया गया, लेकिन बात तो उस पर आते हैं कि किस तरह से वोट चोरी को लेकर एक बड़े कैंपेन की तैयारी में, बड़े अभियान की तैयारी में दिखाई पड़ रहा है विपक्ष। इधर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, उधर जमीन पर आंदोलन करने की तैयारी हो रही है, और साथ ही जो आगामी शीत सत्र है लोकसभा संसद का, उसमें भी इस मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से सरकार को घेरने और चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी है। और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि शायद मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ वो भी लाया जाएगा, इम्पीचमेंट लाने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी उसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के प्रति विपक्ष की नाराजगी दिख रही है, और ज्ञानेश कुमार का जो रवैया दिख रहा है विपक्ष को लेकर, उससे ये लग रहा है कि जरूर विपक्ष इस तरफ कुछ कदम उठा रहा होगा। हाँ बिल्कुल, ये साफ तौर पर लग रहा है कि विपक्ष कुछ कदम उठा रहा होगा। जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत भी की थी समीर इस बात की जी, कि अब ये चर्चा चल रही है कि जो मशीनें हैं उनकी फॉरेंसिक जांच करवाई जाए। हाँ। और जो SIR के जरिए जो सूची की थी उसमें कौन से नाम जुड़े गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आदेश दिया कि आप वो सूची जारी कीजिए और हमको भी दीजिए आप वो सूची, कौन से नाम आपने काटे और जोड़े हैं, लेकिन नहीं दिया है, अभी तक नहीं दिया है। तो इस पर अब बिना उसके दिए पूरा चुनाव करा लिया। पूरा उसका चुनाव करा लिया। तो 26 नवंबर को इस पर सुनवाई भी है, देखते हैं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। बहरहाल आज जो हमारे चीफ जस्टिस है, जस्टिस BR गवई, उनका फेयरवेल हो गया है, और जस्टिस सूर्यकांत जो अब नए CJI बनने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपना काफ़ी अंश हमको देकर जा रहे हैं और हमारा काफ़ी अंश आप लेकर जा रहे हैं। हाँ, तो अब देखते हैं कि उस सुनवाई पर अब क्या और तेज़ी आएगी, या फिर वो सुनवाई फिर से तारीख पर तारीख में बदलने लगेगी। हालांकि बहुत उसका महत्व तो ऐसे भी अब महत्व के लिहाज से कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि जिस SIR को लेकर विवाद था, वो SIR के ज़रिए मतदाता सूची भी तैयार हो गई, चुनाव भी हो गए और परिणाम भी आ गए, और परिणाम वैसे ही आए हैं जिसको लेकर विपक्ष आशंकित था। लेकिन सुनवाई होगी, फिर भी देखना है, क्योंकि जजेस ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि अगर एक भी स्तर पर वो प्रक्रिया गड़बड़ पाई गई तो उसको खारिज कर दिया जाएगा, और फिर वो केवल बिहार के पर लागू नहीं होगा बल्कि पूरे देश पर लागू होगा। हाँ बिल्कुल, ये साफ तौर पर कहा था जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि हमारा जो भी आदेश होगा वो बिहार के लिए नहीं पूरे देश पर लागू होगा, और एक भी गड़बड़ी अगर हमें मिली तो हम पूरी की पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर देंगे। और 26 नवंबर को तो बहस इस पर होनी है कि जो प्रक्रिया हुई SIR की और जो बाकी देश में कराई जा रही है, ये संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, और ये कराने का अधिकार चुनाव को है भी कि नहीं है। तो बिल्कुल अब 26 नवंबर की बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है, लेकिन इधर बीच विपक्ष जिस तरह से अब वोट चोरी को लेकर आक्रामक मूड में नजर आ रहा है, जमीन से लेकर और संसद तक एक बड़े आंदोलन की तैयारी में दिख रहा है, उसको देखते हुए अब सरकार और चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है। देखते हैं आगे होता क्या है। बने रहिए आप DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।